नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आर.के. ठकुरेला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास से आगे बढ़ेंगे, जहां पे हमने जाना था संधि टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था स्वर संधि। स्वर संधि से आगे अगली जो दो संधियां बचती हैं वो होती हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि पहले, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। स्वर संधि को बहुत अच्छे से हमने डिफाइन किया है पांचों संधियों को। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्लास देख सकते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। देखिए स्वर संधि क्या होती है कि इसमें स्वर के बाद स्वर ही आता है, स्वर के बाद स्वर ही आता है। लेकिन व्यंजन संधि में पहला वर्ण तो व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण जो होगा वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि स्वर संधि की तरह स्वर संधि में आता है स्वर प्लस स्वर, तभी वो होता है स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यंजन प्लस व्यंजन आए। यहाँ पर व्यंजन प्लस स्वर आएगा तब भी हम उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। ठीक है, इसे लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में, यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन आए तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि होती है। ठीक है, व्यंजन संधि जो होती है, व्यंजन और विसर्ग संधि, इनके कई सारे प्रकार पढ़े जाते हैं। जो मुख्य हैं, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आने चाहिए अच्छे से, जिनसे क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका पहला जो प्रकार है वो ये है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यदि वर्ग किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, 5 वर्ग पढ़े हैं आपने, क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्ग की बात करें तो पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण और इसके बाद आए किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, या तो तीसरा आए या चौथा आए। तीसरा चौथा कौन सा होगा, क, ख, ग, घ, अ। तो इसमें ऐसे नंबर डालें 1 2 3 4 5। तो पहला तो ये हो गया, तीसरा चौथा कौन सा हो गया, ग या घ। तो ग आए या घ आए या क्या आए, यर लव, यानी अंतस्थ में से कोई भी आए या कोई भी स्वर आए, 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आए, तो जो वर्ग का पहला वर्ण है वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहला तीसरे में बदल जाता है, यानी क का क्या हो जाएगा, ग, और च का क्या हो जाएगा, ज आता है यहाँ पर, च, छ, ज, तो ये ज हो जाएगा। यानी पहला तीसरे में बदल जाता है। और कब बदल जाता है ये ध्यान रखना है कि पहले वर्ण के बाद या तो तीसरा चौथा वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन आए या कोई भी स्वर आए, तो इन स्थितियों में जो वर्ग का पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दिक प्लस गज। यहाँ पे देखेंगे ये जो क है ये पहला वर्ण है, ग जो है ये तीसरा वर्ण है। तो ये रूल फॉलो हो रहा है इसमें कि पहले वर्ण के बाद तीसरा या चौथा है, तो तीसरा आ रहा है तो क्या हो जाता है, पहला वर्ण तीसरे में चेंज हो जाएगा, यानी क का क्या हो जाएगा, ग। दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा दिग्गज। ठीक है, इस तरीके से ये रूल हो जाता है। दूसरा जो रूल है इसका वो है, तो दूसरा जो रूल है वो ये है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या आए, किसी वर्ग का पंचमा अक्षर आए। पांचवा अक्षर जो होता है क्या होते हैं, नासिक के वर्ण को कहते हैं ना,
ये होते हैं पंचमा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर। तो जब ये कंडीशन बनती है तो क्या होता है, वो उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में ही बदल जाता है। कौन सा, पहला वाला जो वर्ण है वो पंचमा अक्षर में बदल जाता है। किस वर्ग के, अपने ही वर्ग के वर्ण, पांचवें वर्ण में, न कि दूसरे के। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। जैसे कि हम लिखें जगत, जगत प्लस नाथ, तो यहाँ पे तो क्या है, तो वर्ग का ये पहला वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है। तो अब ये क्या होगा कि जो पहला वर्ण है ये पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो हमें ये देखना है कि तो वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, त थ द ध न होता है, तो ये न में बदल जाएगा, जगन प्लस नाथ। तो मिलाकर के इसे क्या लिख सकते हैं, जगन्नाथ। जरूरी नहीं है कि ये वर्ण जो है इसी वर्ग का आएगा, अलग भी हो सकता है। जैसे बाक प्लस मय, स्वर व्यंजन संधि में ये बात ध्यान देने वाले कि यहाँ पे हलंत जरूर आएगा, क्योंकि अगर हलंत नहीं लिखेंगे यहाँ पर तो इसका मतलब उसमें स्वर है। ठीक है, तो स्वर होगा तो फिर वो गड़बड़ करेगा। यहाँ पे हमें पहले क्या है, पहले व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद दूसरे वाले वर्ण में स्वर आए या व्यंजन आए। ठीक है, पहला व्यंजन जरूरी है, तो वो हलंत से ही आ सकता है। अब क्या होगा, देखो क पहला वर्ण है और ये पांचवा है, तो ये क किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में। तो इसका पांचवा वर्ण कौन सा होता है, अंग, और ये मय, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बांगमय। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सत प्लस मति, तो पहला वर्ण है, म पांचवा वर्ण है, तो त किसमें बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में। तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, त थ द ध न होता है, तो ये न में बदल जाएगा, प्लस मति, तो ये क्या हो जाएगा, सन्मति। ठीक है, ये दो रूल हो जाते हैं इसके। तीसरा रूल है, इसे साफ कर लेते हैं पहले। जो तीसरा रूल है इसका वो ये है कि अगर त के बाद ल आए, त के बाद क्या आए, ल, त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है, त का ल हो जाता है। किसके बाद आए, त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लेख, तो ये उस वाले रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा, पहले वाले को, कि पहले वर्ण के बाद तीसरा या पहले के बाद पांचवा, उसमें तो कोई भी नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये त के बाद ल आ रहा है, तो त कैसे बदल जाएगा, ल में, तो ऐसे हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, उल्लेख, उत प्लस लेख, तो ये व्यंजन संधि होकर के क्या बन जाता है, उल्लेख। ठीक है, अगला है कि त के बाद ज या झ आए। 5-7 रूल हैं इसके, लेकिन हैं बड़े काम के, कभी कभी क्वेश्चन इन पे बन जाता है। मैंने आपको बताया है मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं स्वर संधि पर, लेकिन उसके मूड में आ गया कि मुझे तो व्यंजन संधि देनी है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना ही होगा। त के बाद ज या झ आए तो त जो होता है, तो त ज में बदल जाता है, तो किसमें बदल जाता है, ज में। जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन, तो त के बाद ज आ रहा है, क्या हो जाएगा, त का ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फिर, सज्जन। अगर त के बाद ट या ढ आए, त के बाद क्या आए, ड आए या ढ आए, त के बाद ड या ढ आए
त के बाद सॉरी ये रूल है कि ट या ड आए, त के बाद क्या आए, ट आए या ड आए तो क्या हो जाता है इसका, त जो होता है ये वाला जो त होता है ये किसमें बदल जाता है, ट या ड में बदल जाता है। दोबारा से समझेंगे एक बार इसे, त के बाद क्या आए, ट या ड आए तो ये जो त है, ट आएगा तो ट में बदल जाएगा और ड आएगा तो ड में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस डयन, अब यहाँ पे त के बाद ड आ रहा है तो ये त ड में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उड, और ये डयन पहले से ही है तो ये हो जाएगा उड्डयन। ठीक है। अब अगला रूल है कि त के बाद श आए, सल्यम वाला श, त के बाद श आए, सल्यम वाला श आए तो क्या हो जाता है, त का च हो जाता है, त का च हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं इसका, त के बाद श हो तो त का च हो जाता है और ये जो श है, श का क्या हो जाता है, श का छ हो जाता है। कैसे देखेंगे एक बार, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे उत, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, अब इसमें क्या आ रहा है कि त के बाद स आ रहा है, त के बाद स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, त का तो कर दो च कर दीजिए, ये तो हो गया उच्च, और ये श का कर दीजिए छ, तो ये क्या हो जाएगा, उच्छ बास। इस तरीके से ये हो जाएगा, त का तो हो जाता है च और श का हो जाता है छ। अगला रूल है कि त के बाद च हो, त के बाद क्या हो, च, त के बाद च हो, त से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, त के रूल ज्यादा हैं ये। त के बाद च हो तो क्या होता है, त का च हो जाता है, त का च हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, कैसे हो जाता है वो देखेंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि त के बाद च हो तो त का च हो जाता है, यानी उत प्लस चारण, तो त का च हो जाएगा तो ये आधा च तो ये मिलके बन जाएगा उच्चारण। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद जो अगला रूल आता है इसका, त के बाद ह आए तब क्या हो जाता है, आइए उसे देख लेते हैं। एक एक करके इसके रूल्स हैं, त के बाद ज्यादा आते हैं रूल्स इसके। ठीक है, अगला रूल है कि त के बाद ह हो तो, त के बाद ह हो तो, त के बाद ह हो तो क्या हो जाता है, त का द हो जाता है, त का तो हो जाता है द और ह का हो जाता है ध, त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा, तत् प्लस हित। अब इसमें देखें कि त के बाद ह आ रहा है तो त का तो कर देना है द, यानी ये हो जाएगा त द। अब ह का हो जाएगा ध तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तद्धित हो गया। तो हिंदी में इसे ऐसे लिखेंगे, इसे ऐसे दिखाते हैं, द को ऐसे लिखेंगे, ध को ऐसे लिखेंगे। एक्चुअल में क्या है, ये द तो आधा है और ध पूरा है। लिखने का जो स्टाइल है हमारा हिंदी में वो इस तरीके से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम बुद्ध लिखें, बुद्ध, बुद्ध कैसे लिखते हैं ऐसे, लेकिन जब स्पेलिंग बनाएंगे तो BUDDHA, मतलब इसमें आधा द है और पूरा ध है। तो वही यहाँ पे लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है हिंदी भाषा में। ठीक है ये एक ही बात। अगला जो रूल है
अगला जो रूल है वो ये है कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं वर्णमाला में? 25 होते हैं। 5 वर्ग जो आपने पढ़े हैं, 5 वर्ग जो पढ़े हैं आपने, इनके कौन कौन से वर्ग हैं? ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग आपने पढ़े हैं। इनके 5 वर्ग के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि म के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आए तो उस व्यंजन के वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। क्या? म किसमें बदल जाता है? उस व्यंजन के वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि सम प्लस गम। अब म के बाद क्या आ रहा है? स्पर्श व्यंजन ही है ग, क्योंकि क वर्ग में आता है। क, ख, ग कैसा है? स्पर्श व्यंजन है। तो म के बाद स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो क्या होगा? म किसमें बदल जाएगा? उस व्यंजन के वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो लिख देंगे इसे, क्या हो जाएगा ये? इसका 5वां वर्ण क्या हुआ? ग का अंगा होगा तो इसकी बिंदी लग जाएगी और इसे लिख देंगे संगम। ठीक है, इसे लिखने का, संगम को लिखने का और भी तरीका हो सकता है। अंगा ऐसे लिख देते हैं बीच में और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीकों से हिंदी भाषा में इसे लिखा जा सकता है। अगला जो रूल है इसका ये है कि यदि स से पहले आ से भिन्न छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न कोई भी स्वर आए, इससे भिन्न कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है? तो स का स हो जाता है, यानी सा सपेरा का सा सलजम हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि बे प्लस सम। अब यहाँ पे व में छोटी की बात करेंगे तो ई आ रहा है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा ब प्लस ए प्लस सम। तो स से पहले कोई स्वर आ रहा है वो आ से भिन्न है, तो स का क्या हो जाएगा? श। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? पेट चीर सा लिखेंगे इसकी जगह पर, ये हो जाएगा विषम। ठीक है, नेक्स्ट रूल है इसका, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर हो, यदि ऐसे लिख सकते हैं, पहला वर्ण स्वर हो और दूसरा वर्ण क्या हो? छ हो, तो क्या हो जाता है कि ये छ का हो जाता है आधा च और छ हो जाता है। जैसे कि इसे समझ सकते हैं, बे प्लस छेद। अब यहाँ पे छोटी ई आ रही है, कोई स्वर आ रहा है, दूसरा वर्ण छ आ रहा है, तो आधा च और छ हो जाएगा इसके स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा? विच्छेद। वैसे विच्छेद में पूछा जाएगा कौन सी संधि है, तो मोस्टली ये लगाएंगे कि बोले बेह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो विसर्ग ज्यादा लगाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी संधि होती है? ये व्यंजन संधि। ये आपके जो रूल्स हैं ये हो जाते हैं व्यंजन संधि के। अब आइए देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? तो विसर्ग संधि क्या होती है कि विसर्ग के साथ, पहली में स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा था, दूसरी जो व्यंजन संधि है व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन हो, और विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के साथ किसका मेल हो? या तो स्वर हो या व्यंजन का मेल हो, दोनों ही स्थितियों में हम क्या कहेंगे? कैसी संधि है? व्यंजन संधि। किसके साथ? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, तो इसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहते हैं। और इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।